शुरू करते हैं यहाँ इस चैप्टर के न्यूमेरिकल को। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल दो तरह के हैं। एक में आपको बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट्स दे दी होंगी और आपको लेजर्स बनाने होंगे या जर्नल एंट्री करनी होंगी। दूसरा, आपको दूसरी तरह का क्वेश्चन आते हैं कई बार जिसमें आपको कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस दे दी गई होंगी और आपको एक एक करके उन ट्रांजैक्शंस के बारे में एंट्री करनी है। तो पहले हम ये एंट्री वाला पोर्शन ही करेंगे जिससे हमारी एंट्री स्ट्रॉन्ग हो जाए और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर आप बुक को देखेंगे, एस.सी. शर्मा ने एनसीआर बुक आपकी लास्ट में एंट्रीज दे रखी हैं, लेकिन हम उन एंट्रीज को पहले कर रहे हैं। तो हम आज क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करेंगे 29। बहुत से बच्चों को ये लगेगा कि बहुत बात का क्वेश्चन है, लेकिन एक्चुअली हम पहले एंट्री ही सीखें तो ज्यादा अच्छी बात है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म ऑफ जेम्स एंड हेदर। जो फर्म है वो जेम्स और हेदर के, ये तो पार्टनर है। प्रॉफिट शेयर करते हैं 2:1 में। As various assets and outside liability have been transferred to realization। जो रियलाइजेशन में एसेट्स और लायबिलिटीज को ट्रांसफर करना होता है, उनको क्लोज करने के लिए वो वाली फॉर्मेलिटी खत्म हो चुकी है। हमें इन ट्रांजैक्शन को करना है जो बताया हुआ है, जिसमें एसेट्स और लायबिलिटीज रियलाइज हो रही है, और ये हमारे लिए बेसिकली ये 6 पार्ट्स है, तो 6 डिफरेंट क्वेश्चन है। नॉर्मली एक पार्ट का दूसरे पार्ट से कोई मतलब नहीं है। फॉर्मेट बनाओ जर्नल एंट्रीज का। और जैसा कि मैंने बताया, इस क्वेश्चन में एक पार्ट का दूसरे पार्ट से कोई मतलब नहीं है। ये हमारे लिए 6 अलग अलग क्वेश्चन है, तो इसलिए डेट तो है नहीं क्वेश्चन में कोई, तो ये जो ट्रांजैक्शन नंबर है ये हम डेट कॉलम में डालेंगे और उसी हिसाब से एंट्री करेंगे। यहां कंपलसरी है, जैसा कि मैंने आपको समझा दिया कि ये हमारी 6 अलग अलग एंट्रीज का मतलब 6 अलग अलग क्वेश्चन है। तो पहला पार्ट पढ़ते हैं, डेट कॉलम में फर्स्ट पार्ट डालो। पहला पार्ट पढ़ो। जेम्स एग्रीड टू पे ऑफ हिज ब्रदर्स लोन। जेम्स जो पार्टनर है उसने ये एग्री कर दिया कि वो अपने ब्रदर का लोन पे कर देगा। इसका क्या मतलब हुआ कि जेम्स के ब्रदर ने हमें लोन दिया हुआ था, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, लाइबिलिटी हो गया। तो पार्टनर यहाँ एग्री कर रहा है कि वो अपने भाई का लोन पे करेगा, यानी वो लाइबिलिटी पे करेगा। तो जब वो पार्टनर लाइबिलिटी पे कर रहा है हमारे लिए, तो हमें उसकी कैपिटल बढ़ानी पड़ेगी, यानी उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और जैसा कि हमने पढ़ा है कि हमेशा अपोजिट साइड में आपको एसेट्स और लायबिलिटी के लिए जो सी भी लायबिलिटी को लेके जा रहा है उसका नाम ना लिखकर रियलाइजेशन लिखना है। तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जेम्स कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट है, एक ही अमाउंट दे रखी है क्वेश्चन में, 10,000। नरेशन जो हुआ है, बीइंग जेम्स टूक ओवर हिज ब्रदर्स लोन। जेम्स अपने भाई का लोन लेकर चला गया। अब सेकंड पार्ट में आते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, हर एक पार्ट अलग अलग क्वेश्चन है। डेटर्स रियलाइज्ड 12,000, यानी डेटर्स से हमें 12,000 रुपीज मिल गए। नॉर्मली अगर किसी और चैप्टर का पार्ट होता तो हमें पैसे मिल रहे हैं बैंक अकाउंट डेबिट, किससे मिल रहे हैं, टू डेटर्स, तो हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। लेकिन यहां पर हम बैंक तो डेबिट करेंगे, डेटर्स हमारे लिए एसेट्स है, तो एसेट और लायबिलिटी की जगह यहां पर आएगा रियलाइजेशन। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितनी अमाउंट है, 12,000। नरेशन बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स से इतना पैसा मिला। थर्ड पार्ट, तीन देखो, पहले पार्ट के दूसरे पार्ट से कोई मतलब नहीं कि हमने पहले पार्ट में क्या सोचा।
तो इसमें ये आपको फायदा है कि अगर आपकी कोई एक आध ट्रांजेक्शन आपको नहीं भी आती है ऐसे क्वेश्चन में, तो उस ट्रांजेक्शन के मार्क्स नहीं मिलेंगे, बाकी 5 के मिलेंगे। हैदर टुक ओवर ऑल इन्वेस्टमेंट एट 12,000। हैदर जो है वो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट ले गया 12,000 में। हैदर कौन है? पार्टनर है, 2 पार्टनर थे, जेम्स और हैदर। तो हैदर हमसे एसेट लेके चला गया। जब कोई पार्टनर एसेट लेके चला जाता है तो हम उसकी कैपिटल को कम कर देते हैं। हैदर्स कैपिटल अकाउंट, क्या लेकर गया? इन्वेस्टमेंट। लेकिन जैसा कि आपको इस चैप्टर में पता है कि हर एसेट और लायबिलिटी की जगह क्या लिखना है? रियलाइजेशन। अब इन्वेस्टमेंट कितने की है ये नहीं बताया, लेकिन वो 12,000 में ले गया है ये बताया है। अगर आपको ध्यान हो, नहीं तो आपकी कॉपी में भी लिखा होगा, अगर आप एसेट ले जाने वाली एंट्री देखे पार्टनर की, तो उसमें यही बताया गया था जितने में पार्टनर लेके जा रहा है वो अमाउंट यहां पर आती है, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू नहीं आती। इन एंट्रीज में कभी भी किसी एसेट की एक्चुअल वैल्यू के बारे में नहीं सोचना है। जितने में सेटलमेंट हो रहा है, चाहे पार्टनर लेके जा रहा है चाहे पैसे मिल रहे हैं, वही अमाउंट आनी है। बीइंग इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय हैदर, या पार्टनर ले सकते हो, नाम ना लिखना चाहो तो। 4th, sundry creditors of 20,000 were paid at 5% डिस्काउंट। अब अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो इसकी एंट्री होती थी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। लेकिन यहां पर हम क्रेडिटर्स तो लिख नहीं सकते, तो यहां पर हम क्रेडिटर्स की जगह क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट, कैश भी लिख सकते हो, लेकिन डिस्काउंट अकाउंट नहीं लिखेंगे। कोई नया अकाउंट नहीं खोलना है, हम तो पुराने बंद करने में लगे हुए हैं। अब अमाउंट कैसे आएगी? जितना पे किया, 20,000 के क्रेडिटर्स है, हमने 5% डिस्काउंट पे यानी कम करके पे किया होगा, इसका 5% होगा 1,000, तो हमने 19,000 क्रेडिटर्स को पे किया होगा, 19,000 यहां पर आ जाएगा। हमें एक्चुअल अमाउंट से कोई मतलब नहीं। बीइंग अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स, बीइंग अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स। अब आगे का पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट, रिलेशन एक्सपेंसेस। इसके बारे में भी मैंने आपको समझाया है। रिलेशन एक्सपेंसेस क्या है? फर्म को डिसॉल्व करने में जो खर्चे लग गए वो रिलेशन एक्सपेंसेस हैं। ये फर्म को पे करने पड़ेंगे, हमारे पास से कैश चला जाएगा, कैश कम हो जाएगा यानी टू कैश। और डेबिट वैसे तो रिलेशन एक्सपेंसेस होना चाहिए, लेकिन मैंने आपको समझाया हुआ है कि यहाँ पर कोई नया अकाउंट नहीं खुलेगा, हर चीज रियलाइजेशन अकाउंट में आ जाएगी जब भी नया अकाउंट खुलने की बात आएगी। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, या कैश भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। अमाउंट कितनी है? 2,000। बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। अब लास्ट पार्ट बचा है, लॉस ऑन रियलाइजेशन हुआ है 10,200 का। तो जब भी हमें लॉस होगा तो लॉस को जब हम बांटेंगे पार्टनर्स में, क्योंकि लॉस है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे क्योंकि इनकी कैपिटल को हम कम करेंगे। जेम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, हैदर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रियलाइजेशन। रिवैल्यूएशन का लॉस था तो रिवैल्यूएशन लिखते थे, जब पीएल प्रिपरेशन से लॉस आता था तो पीएल प्रिपरेशन लिखते थे, जिसका लॉस है वही अकाउंट आएगा। कितना है? 10,200। इसको इनकी रेशियो में बांट दो। इस चैप्टर में कोई कंफ्यूजन नहीं कि रेशियो क्या है, इसमें एक ही रेशियो होती है, ना ओल्ड न्यू कोई मतलब नहीं है, और रेशियो है 2:1। तो 6,800
3,400 being realization loss डिस्ट्रीब्यूटेड या ट्रांसफर्ड। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो जाता है, इसका बाकी किसी पार्ट से कोई मतलब नहीं।